हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेरी वॉम वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस एंड आर्टिकल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज़ है, ये हमारा जो एपिसोड है, इसके अंदर हम आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स तो डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग जो पर्सनैलिटी है हमारी ओवरऑल ग्रोथ है उस पर भी फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ अकेडमिकली ही ग्रो करना एक मैं मानता हूँ कि प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन साथ साथ अगर आप हमारी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे तो दिस विल हेल्प डेफिनेटली हेल्प इन आवर डेली लाइफ। हम कहीं भी जाएं, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमारे साथ रहती है एंड कहीं ना कहीं हम जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है हमारी पर्सनैलिटी से ही होता है। तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि हम हमारी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रो करें। डियर फ्रेंड्स, इसी को लेकर मैं आपके साथ में एक इंटरेस्टिंग कोट शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि द सर्विस यू डू फॉर अदर्स इज़ द रेंट यू पे फॉर द रूम हियर ऑन द अर्थ। देखिए दोस्तों, ये जो कोट है ये मैंने लिया है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स है। इसका कोट का जो सेंस है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं जाते हैं घूमने, लेट्स से कि आप अपने सिटी से बाहर गए हैं घूमने, तो आप जब भी किसी भी होटल में रहते हैं या आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो यू ऑब्वियसली पे फॉर दैट। तो इसीलिए इसी तरीके से जैसे आप इस धरती पर रहते हैं तो उसका एक को रेंट होता है। तो उसका रेंट ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिटरली कोई रेंट पे करना है, बट द सर्विस यू डू फॉर अदर्स, जो सेल्फलेस सर्विस होती है ना, कि आप मान लीजिए किसी की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं, तो वही एक रेंट होता है इस धरती पर रहने का। दोस्तों, आप जो मदद करते हैं, इसलिए ये कोट ही नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जब भी मौका मिले तो प्लीज़ हेल्प अदर्स। ये ना सोचे कि आने वाले टाइम में ये मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, बट यू डू इट विथ सेल्फलेस सेंस। एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके अंदर इतना, मतलब कहते हैं ना कि बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हम किसी की मदद करें, तो विदाउट एनी थिंकिंग कि यार ये मेरी मदद करेगा, नहीं, आपको मदद करनी चाहिए दूसरों की। इट इज़ अ गुड ह्यूमन नेचर। सभी स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ की। अगर आप मान लीजिए आप क्लास में हैं एंड आपके किसी फ्रेंड ने या किसी क्लासमेट ने कहा कि यार मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट नोट्स यू हैव कंप्लीटेड। तो आप कहेंगे कि यार, आप सोचेंगे कि क्या पता ये आगे मेरी मदद करे या ना करे, जब मुझे ज़रूरत होगी क्या ये मेरी मदद करेगा। ऐसे थॉट्स अपने मन में ना लाएं और डेफिनेटली आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपके क्लासमेट हैं या आपके फ्रेंड हैं, तो ये ना सोच के कि ये मेरी मदद करेगा या नहीं, यू मस्ट हेल्प देम सेल्फलेसली। तो दोस्तों, आई होप कि ये थॉट आपको हेल्प करेगा पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करने में। एंड लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन सेक्शन, जो मैं आपसे हर रोज़ एक सवाल पूछता हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ आसियान एंड नेम इट्स मेंबर कंट्रीज। तो ये है आज का सवाल। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ स्टिक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। एंड हाउ अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, देन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक करें। इससे होगा क्या दोस्तों, क्योंकि ये देखिए एक जो क्वेश्चन है ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये इसका आपको डेफिनेटली मतलब तो पता ही होना चाहिए, साथ में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जब इसके बारे में रिसर्च कर लेंगे उसके बाद में जब आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए याद रहेगी। क्योंकि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो डेफिनेटली वी रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे जो एडिटोरियल सेक्शन है, लेट्स डीप डाइव इनटू दैट। आज है 20 सितंबर एंड एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को या इस एपिसोड को लाइक करना ना करना एक पर्सनल चॉइस है, बट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू इट लाइक। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यू विल गेट द फुल इंसाइट ऑफ दिस एडिटोरियल आर्टिकल। जो भी मैंने आर्टिकल्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आपको पूरा सेंस समझ में आएगा कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज के हिंदी न्यूज़पेपर में उनका क्या सेंस है या क्या मीनिंग है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा वीडियो जो है ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे है तो आप स्पीड जो 1.5x कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर एडिटोरियल्स। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, द मंत्रास दैट पावर्ड सक्सेस एट द G20 समिट। डियर फ्रेंड्स, हाल ही के अंदर आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी सुना होगा कि हमारे इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया है ऑन द 9th and 10th ऑफ सितंबर। तो काफ़ी डेलीगेट्स जो है आए थे डिफरेंट कंट्रीज़ से हमारे यहाँ पे G20 में हिस्सा लेने के लिए।
हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने लीडरशिप की थी इस G20 समिट की। तो इसका जो थीम था इस बार का वो था वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, दैट इज़ वसुधैव कुटुंबकम। ये इस बार का G20 का थीम था, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। नाउ देखिए दोस्तों, इस बार की जो G20 समिट है वो अपने आप में ही एक अलग प्रकार की समिट थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो जितने भी डेलीगेट्स थे या जितने भी कंट्रीज़ आए थे, दे हैव रीच्ड उन्होंने एक पेपर लास्ट में डिक्लेयर किया है। तो ये एक कर पाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। डोंट वरी, अब मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाता जाऊँगा, यू विल गेट टू नो कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। देखिए दोस्तों इस बार जो G20 की समिट थी, इसके अंदर जो इंडिया के जो मंत्रास थे सक्सेस के लिए, उनमें से थे कुछ मल्टीलैटरिज्म एक था, दूसरा था मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उसके बारे में बात करी थी G20 समिट में, तीसरा था मिडल वे, जो हम बात करते हैं ना मिडल वे की, ना एक्सट्रीम में ना लो में, हम मिडल वे में। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया ने इस बार G20 के अंदर अपना एजेंडा रखा था, और इसीलिए ये जो समिट थी ये सक्सेसफुल भी रही। पहला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, डिस्पाइट चैलेंजेस इंडिया सक्सीडेड इन सिक्योरिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट नोन एज द न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन। मैं जो बात कर रहा था ना आपसे कि एक लास्ट में एक जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो इस चीज़ को एक सक्सेसफुल बनाता है दोस्तों। ये जो G20 समिट हुई थी, इसको ये डिक्लेरेशन एज अ कंसिडर करता है कि ये जो समिट थी ये सक्सेसफुल रही थी डिस्पाइट, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चैलेंजेस बहुत थे इस बार की। चाइना, जैसा कि आपको पता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने शिरकत नहीं की थी, या जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, उन्होंने वो भी नहीं आए थे। क्योंकि दोस्तों ये जो डिप्लोमेटिक सीन्स हैं इनके अंदर इन सबको गुजरते हुए जब लास्ट के अंदर लीडर्स डिक्लेरेशन होती है, जहाँ पे सभी लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन किया था कि वी हैव अचीव्ड दिस थिंग सो फार। सो इस चीज़ को लेकर बात हुई है इस समिट के अंदर। हम इन्हीं जो मैंने आपको बताया ना अभी 3 मंत्र, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ये जो आर्टिकल है इन 3 पॉइंट्स पर ही टिका हुआ है। वेस्टर्न ब्लॉक कंसेशन का मतलब क्या है कि दोस्तों की जो G7 कंट्रीज़ है कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई होप मैंने जो आपसे सवाल पूछा था G7 कंट्रीज़ या फिर मैंने आसियान पूछा, तो वो इसी चीज़ को लेकर आपसे सवाल किया गया था। नाउ वी विल बैक टू दिस, हमारा जो आर्टिकल है इसमें आगे बढ़ते हैं कि यूरोपियन यूनियन US अलायंस और ये जितने भी थे ना कि ऑस्ट्रेलियन कोरिया मेड कंसेशन ड्यूरिंग द समिट, इन सभी ने आपसी सहमति दिखाई है दोस्तों। डिस्पाइट की जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उस चीज़ को लेकर जो हम कहते हैं ना मल्टीलेटरिज्म, मतलब क्या मल्टीलेटरिज्म का मतलब है दोस्तों कि सारे देशों का एक साथ आना। जहाँ पे हम देखते हैं कई बार देश अलग अलग बटे हुए हैं, किसी को अपने एम्पावर दिखानी है डिप्लोमेटिकली अलग है, या किसी चीज़ को लेकर सब अपनी अपनी पावर्स दिखाने में। लेकिन G20 समिट के अंदर हुआ क्या कि सभी देश जो थे वो आपस में एक साथ मिलकर आए एंड दे वर्कड ऑन समथिंग विच इज़ वेरी अर्जेंट, जो अभी आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की है कि हमें यूक्रेन वॉर जो है, यूक्रेन रशिया वॉर, उसको ख़त्म करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब सारे देश एक साथ आए हैं तो ये एक तरीके का मंत्र बनता है कि वो हमारी G20 समिट को सक्सेसफुल बनाता है। आई होप को अब जो पहला मंत्र था मल्टीलेटरिज्म का वो समझ में आया होगा। बेग योर पार्डन। तो इसीलिए जो अवॉइडिंग है, जैसे हम बात करें थर्ड पॉइंट के अंदर कि अवॉइडिंग G20 फ्रेगमेंटेशन, द G7 हैड यूनाइटेड स्टैंड्स ऑन द यूक्रेन वॉर। G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7, वाइल द ब्रिक्स जो है इंक्लूडिंग इंडिया चाइना एंड मैनेज टू रीच अ कंसेंसस ऑन द इशू डिस्पाइट देयर टेंशंस। देखिए दोस्तों, इंडिया चाइना में कितने भी जो हैं टेंशंस चल रहे हो, या मैं कहूँ कि चातान चल रही हो इस चीज़ को लेकर कि अभी ब्रिक्स समिट के अंदर जो चीन के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक अपना अलग ही मैप जो जारी किया था, उन सब चीज़ों को लेकर तकरार चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं G20 समिट के अंदर देशों का एक साथ आना और इस चीज़ पर फोकस करना कि कैसे हम जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो ये एक जो G20 का फ्रेगमेंटेशन था या G20 का बंटना था, उसको इस चीज़ ने रोका है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मल्टीलैटरिज्म है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि सभी देशों को एक साथ आना, तो उस चीज़ ने जो है जो जैसे चीज़ें बढ़ जाती हैं उसको बटने नहीं दिया है, और G20 का जो ग्रुप है उसको एक साथ आने में मदद करी है दोस्तों। आई होप कि आपको अभी तक चीज़ें सिंपल लग रही होंगी एंड आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी। सपोर्ट फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, दूसरा जो मंत्र है इस बार का वो है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि US एक सुपर पावर है या रशिया एक सुपर पावर है,
तो इन सब चीज़ों से परे हटके हमने बोले जो G20 समिट हुई थी इसके अंदर बात करी कि हम किसी एक कंट्री को जो है सपोर्ट इन द सेंस कि एक कंट्री को सुपर पावर बनने नहीं दे सकते. वी हैव टू बी मल्टीपोलर वर्ल्ड. मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हर कंट्री के पास अपना एक एक वो कहते हैं ना हम कि स्टांस होता है कि एक हमारा भी कुछ वजूद है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर. तो वैसा है मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि हर कंट्री कंट्रीब्यूट करेगी इस वर्ल्ड हार्मनी या वर्ल्ड पीस को बनाए रखने के लिए. सिर्फ अमेरिका या सिर्फ रशिया या जो कहते हैं ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सिर्फ उनका रोल नहीं होना चाहिए बल्कि हर कंट्री का एक इक्वल रोल होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि हम कैसे इस दुनिया के अंदर जो पीस मेंटेन कर सकते हैं. तो हमने सपोर्ट किया है इस बार मल्टीपोलर वर्ल्ड को. द पोटेंशियल शिफ्ट्स इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. दोस्तों ये जो चीज़ है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ये कहीं ना कहीं जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल 2024 के अंदर तो उन चीज़ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी. जो मल्टीपोलरिज्म वर्ल्ड जो इसकी हम बात करें द ग्लोबल साउथ राइजिंग इन्फ्लुएंस. देखिए दोस्तों ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ. अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे 2 दिन पहले का जो डिस्कशन था उसमें भी हमने इस चीज़ को लेकर बात करी थी ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ को. तो ग्लोबल साउथ के अंदर दोस्तों 125 कंट्रीज़ आती हैं जो कि डिस्पाइट नॉट मैचिंग देयर वेल्थ जो ऑब्वियसली जो हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इतनी वेल्थ तो नहीं है बट एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ जो है वो एक इफेक्टिव जो कहते हैं ना इफेक्टिव एक इन्फ्लुएंस पैदा करने में कामयाब हुई है डिस्पाइट कि हम इतने वेल्दी नहीं हैं. मतलब उनका मतलब है कि जो ग्लोबल साउथ देश है वो इतने डेवलपिंग फेज के अंदर है या भी जो ग्लोबल साउथ देश उनके पास इतनी वेल्थ नहीं है बट स्टिल दे आर contributing towards the world peace and world harmony, including its members in the African Union contributed to the summit success. ठीक है दोस्तों हाल ही के अंदर आपको पता होगा जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी G20 के अंदर शामिल किया गया है. तो अब जो देश हो गए हैं G20 के अंदर वो ऑब्वियसली 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस ऑफ अफ्रीकन यूनियन. तो नाउ दिस कंबाइंड्स एज ऑल G21. जो हम इसको G20 नहीं कहेंगे अब इसको G21 कहेंगे. रोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आसियान जैसे कि आपको पता है आसियान है या लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स हैं G20 मेंबर्स बनना चाहते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ हमारा इशारा करता है कि G20 जो समिट थी वो सक्सेस रही थी क्योंकि जो डिफरेंट पोलार्स हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं G20 को ज्वाइन करने में. जैसा कि आसियान कंट्रीज़ हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं साथ ही में लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टू ज्वाइन द G20 ग्रुप बिकॉज वी आर ग्रोइंग बिकॉज द G20 ग्रुप इज फॉर मूविंग फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर. देखिए दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है इंडिया का मिडिल पाथ. हमने अभी तक 2 मंत्रास की बात कर ली है दैट इज़ मल्टीलैटरलिज्म की हमने बात करी कि कैसे सब देशों का एक साथ आना ज़रूरी है और कैसे जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया के अंदर. India's middle path, India's diplomatic tradition of avoiding alliance and following a middle path has been crucial in bridging global divides. India's ability to strike a balance between global south and north as well as east and west has contributed to its success in global diplomacy. देखिए दोस्तों हाल ही के अंदर जो आपसे कहूँ कि जब इंडिया ने अमेरिका ने जो कुछ बात कही थी इंडिया को ये कबूल करने के लिए या इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि कहीं ना कहीं आपको जो रशिया से हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उस पर बैन करना चाहिए. लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं इस टर्म्स को डिनाई किया है एंड इस चीज़ को लेकर इंडिया का जो साफ हमें रुख दिखाई देता है कि किसी भी चीज़ को लेकर चाहे वो अभी जब हम बात कर रहे हैं ना कि इंडिया यूक्रेन रशिया वॉर की तो इस चीज़ के अंदर कैसे इंडिया का जो मिडल पाथ रहा है वो सक्सेसफुल रहा है दोस्तों. और इसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू किया है हमने G20 समिट के अंदर भी. देखिए दोस्तों हाल ही के अंदर आपको पता होगा ब्लैक सी ग्रेन एक इनिशिएटिव चलाया गया था रशिया के द्वारा. उसके अंदर हुआ क्या था कि जो रशिया ने जो ब्लैक सी है ना उसमें जो एक्सपोर्ट करता है जो यूक्रेन उस पर बैन लगाए थे. तो इन सब चीज़ों के अंदर बात हुई थी कि कैसे काफ़ी कुछ जो रशिया है उसका डोमिनेंस चीज़ों में चल रहा है या ताकि इन डोमिनेंस को लेकर ही
यूएसए द्वारा इंडिया को बताया गया था कि आपको इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए, कि आप उनसे तेल नहीं खरीदेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस चीज़ को लेकर इंडिया ने नहीं माना एंड उस चीज़ को लेकर हमारा मिडल पाथ अभी तक मेंटेन है। और इसी चीज़ को लेकर हमने G20 में बात करी थी कि वी मस्ट गो ऑन अ मिडल पाथ। हमें ना तो ग्लोबल को डिवाइड करना है एंड हमें सभी चीज़ों को साथ लेके चलने की बात हो रही है दोस्तों। देखें तो ये जो है ना कि जो इस बार का थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुदेव कुटुंबकम, द होल अर्थ इज़ अ फैमिली। तो इस चीज़ को लेकर ये जो तीनों मंत्रास थे, ये तीनों मंत्रास दिए गए थे दोस्तों। मल्टीलैटरलिज्म में क्या है कि हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि जो सिर्फ एक या दो देशों का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, सभी देशों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरा मिडल वे, हमें कोई पाथ या कोई डिवाइड नहीं करना है इस दुनिया को दो हिस्सों में। हम कहते हैं ना कि ये एक हो जाएगा या ये अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं करके चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम सबको एक मिडल वे चूज़ करना चाहिए, ना कि कोई एक्सट्रीम पाथ चूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को एक साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं सिद्ध होती दिखाई देती है दोस्तों। यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉल फॉर यूनिटी, यूएन जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने कहा है कि यूनिटी इन ए टाइम ऑफ ग्लोबल पोलराइजेशन ड्यूरिंग द दिल्ली समिट। देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं ना कि इस बारे में कि वन अर्थ वन फैमिली, तो अगर ऐसे में अगर हमको वन अर्थ वन फैमिली बनाकर रखनी है तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ग्लोबल डिवाइड है या हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम चले जाना, क्योंकि हम फैमिली हैं तो हमें किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जाना है, बल्कि एक मिडिल पाथ में, जैसे होता है ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर आपने जितने लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं उनको पता होगा कि जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कुछ टेंशंस क्रिएट होती है तो एक मिडिल पाथ जो है वो निकाला जाता है, बीच का रास्ता जिसे कहते हैं कि ना तो कोई इस लेफ्ट साइड में ना कोई राइट साइड में, बस एक बीच का रास्ता जिसमें दोनों का भला हो। तो वो रास्ता निकालने की ज़रूरत बताई गई है यूएन जनरल सेक्रेटरी साहब के द्वारा। दोस्तों, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी कैसे जो G20 समिट है वो एक सक्सेस रहा है इंडिया के लिए बाय अप्लाइंग दीज 3 मंत्रास ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड द मिडल वे। डियर फ्रेंड्स, ये था अपना पहला एडिटोरियल द हिंदू की तरफ से आर्टिकल। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज डियर फ्रेंड्स, उससे जाने से पहले ये जो लास्ट पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म इन इट्स परस्यूट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड इट्स डिप्लोमेटिक फाइनेंस इज मेंटेनिंग द मिडल पाथ हैविंग प्लेड द सक्सेस ऑफ G20। यही दोस्तों, ये जो समरी है, ये जो इस पूरे आर्टिकल की समरी है, ये अब मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। Now let's move to the next article, that is the Kaveri Water Management Authority should act. So dear friends, ये हमारा आज का सेकंड आर्टिकल है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि हम चीज़ों को रिलेट भी कर रहे हैं। हमने आज जो पढ़ा ना ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, तो ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं, हम चीज़ों को रिलेट भी करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी तो देखें, लेकिन साथ साथ में जो पुराने कंटेक्स्ट है उसको भी याद रखते चलें, क्योंकि दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग। G20 हाल ही में आपको पता है पूरा जो न्यूज़पेपर है या पूरा देश के अंदर आपने होर्डिंग्स भी देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे एयरपोर्ट्स वगैरह पे कि G20 हर जगह G20 हो रखा था। तो यू मस्ट वेल अवेयर ऑफ G20 थिंग्स एंड ऑल दिस अदर थिंग्स ऑल्सो। सो दोस्तों, हमारा जो सेकंड आर्टिकल है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट। कावेरी जो नदी है उस चीज़ को लेकर आपको पता होगा दोस्तों कि काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है सिंस 1991। उन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NCWTT जो है कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग, उन्होंने कुछ अपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं कि कैसे इस चीज़ को जो है अब समाप्त करने की बारी आ गई है। कैसे ये जो इशू चल रहा है इतने सालों से, लगभग 23 सालों से जो इशू चल रहा है, इसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड जो मिडिल पाथ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया ना कि कोई भी चीज़ को ना तो लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल मिडिल पाथ में, तो उस चीज़ में लाने की ज़रूरत है। एंड जो स्टेट्स हैं बिटवीन, जो डिस्प्यूट है चल रहा है बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बारी है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए राइटर ने कहा है दोस्तों कि डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम वेरिएशन इन मॉनसून रेनफॉल अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी,
देखिए दोस्तों, आपको पता है कावेरी वाटर सिस्टम को लेकर जो है, कावेरी वाटर जो कावेरी नदी है उस चीज़ को लेकर काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो उस चीज़ को लेकर कर्नाटका का कुछ स्टैंड अलग है एंड तमिलनाडु का स्टैंड कुछ अलग है। उन्होंने कहा है कि चीज़ों को थोड़ा और बेहतर बनाइए और ये जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको जल्द से जल्द सॉर्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस द फाइनल ऑर्डर ऑफ CWDT in 2017 and Supreme Court's judgment in 2018 did not provide clear guidelines for distressing sharing। देखिए दोस्तों, 2002 एंड 2003 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लेकिन उस टाइम क्योंकि पानी की जो बरसात होती है ना, बरसात का जो पानी आता है नदी के अंदर वो काफ़ी कम था। मतलब पूरे साल ही जो बरसात हुई थी वो काफ़ी कम थी। तो उस चीज़ को लेकर जब 2-3 सालों का डेटा को स्टडी कर गया, उसके बाद में जब जो भी डिसीजन लिया गया वो फेवर में नहीं था कर्नाटक के। जो कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि जो उस टाइम डिसीजन लिए गए थे वो उस टाइम के रेनफॉल को देख के लिए गए थे, बल्कि अब जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस चीज़ को लेकर चीज़ों को रोबस्ट और कहते हैं ना कि रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था या CWT का जो जजमेंट था, उन जजमेंट से कुछ नहीं है दोनों स्टेट्स, और इन्हीं दोनों डिसीजन को रिवाइव करने की ज़रूरत है। इंस्टेड दे रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रो रेटा ट्रेडिंग इन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि अपनी जो ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत के हिसाब से आप पानी को ले लीजिए। ऐसा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उस टाइम पे उस हिसाब से पानी को बांट लिया जाए, लेकिन ये कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था दोस्तों इस प्रॉब्लम का। तो इस समय जो इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया जा रहा है कि जो चीज़ें जो डिसीजन लिए गए थे उस समय के, क्योंकि इस साल आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इस टाइम काफ़ी अपने कहते हैं ना पीक पे है, तो इसलिए कावेरी नदी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रोबस्ट करने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ों को एक राइट मैनर में ले जाने की ज़रूरत है। डाइवर्जिंग अप्रोचेस बताए गए हैं दो स्टेट्स के द्वारा अलग अलग। तमिलनाडु का कुछ और कहना है एंड कर्नाटक का कुछ और कहना है। तमिलनाडु का कहना है कि डेफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कर्नाटका's रिजर्वॉयर्स कंपेयर टू द एवरेज फ्लो ऑफ द लास्ट 30 years रेनफॉल पैटर्न्स इन डिफरेंट कावेरी कैचमेंट एरियाज। इस दौरान तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने अपना यहाँ पे इंस्टांस दिया है कि जो पिछले 30 सालों से जो भी फ्लो चलता आ रहा है कावेरी सिस्टम का, या उसका एक एवरेज लेके उस एवरेज को लेके जो चीज़ों को बांटा जाए, पानी को जो है बिटवीन द टू स्टेट्स बांटा जाए। लेकिन कहीं कर्नाटका का इंस्टांस है कि जो बारिश का पानी है ना अभी कम है, लेकिन अभी साउथ वेस्ट मानसून बाकी है अभी, तो उसमें कितना पानी और गिरेगा। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके उसके बाद में चीज़ों को और ढंग से पेश किया जाए कि कैसे पानी बांटा जाएगा। तो एक तरफ तमिलनाडु का कहना है कि जो लास्ट 30 सालों से जो भी अप्रोच रही है हमारी उस चीज़ का एवरेज निकाल के एंड देन हमको कैचमेंट एरियाज डिवाइड करना चाहिए। वहीं कर्नाटका का कहना है कि अभी वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि जैसा 2003 के अंदर डिसीजन लिया गया था बिकॉज द लैक ऑफ वाटर रेनफॉल, तो उसको लेकर जो उस टाइम पे जो भी डिक्लेरेशन दी गई थी वो इफेक्टिव नहीं थी। वैसे इस साल भी अगर हम जल्दी करके या अभी कोई डिक्लेरेशन दे देंगे या अभी कोई रिजल्ट सुना देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा वाटर डिवाइड को लेकर। तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए टिल द मंथ ऑफ जनवरी, उसके बाद में कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। CWMA का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका कहना है कि रेनफॉल शॉर्टफॉल्स मानसून फोरकास्ट, हाउएवर बोथ तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव एक्सप्रेस्ड डिससैटिस्फैक्शन विद द अप्रोच। CWA ने जो भी अभी तक दिए हैं अपने इंस्टांसेस, दोनों ही इंस्टांसेस से तमिलनाडु और कर्नाटका सरकार खुश नहीं है और इन सब चीज़ों को लेकर कॉल फॉर रेजोल्यूशन, क्योंकि अब पीक टाइम है दोस्तों। अब अगर एक्ट नहीं किया गया इस चीज़ को लेकर तो ये जो इतने सालों से केस चलता रहा है ये आगे कहीं ना कहीं प्रोसीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम टू dismantle this thing and effort to find a distress sharing formula acceptable to both states. It suggested that CWMA and CWRC should make all meetings proceedings available to the public. देखिए दोस्तों, CWMA या CWRC का जो भी डिसीजंस होता है वो काफ़ी जो कहते हैं ना कि एक गुपचुप तरीके से या कंट्रोवर्शियल तरीके से अपने जजमेंट्स देते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दोनों स्टेट्स हैं वो वहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है या मैं कहूँ जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सभी इस नदी से ही चलता है।
तो जो दोनों स्टेट्स के लोग हैं वो आपस में इस नदी से बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि पूरा पानी जो है वो जो इस नदी है इसी से पूरा इनफ्लो होता है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो तमिलनाडु हो। तो जल्द से जल्द इस चीज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली बहुत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये नदी जो है, इस नदी का पानी एग्रीकल्चर में भी काम में लिया जाता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में इस नदी का पानी काम में लिया जाता है। तो जल्द से जल्द इस जो इशू है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है दोस्तों। पॉलिटिकल कंसिडरेशन चलते आए हैं दोस्तों इतने सालों से, जितने भी जो कहता हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या CWM का जजमेंट है, इन सभी जजमेंट्स को लेकर पॉलिटिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी तक ये जो इशू है सॉल्व नहीं हो पाया है। टेक्निकल experts popular the CWM political consideration have historically influenced the resolution of the Kaveri dispute. The current composition of the authority offers a chance for rational and objective decision making. अभी तक वो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन किसी भी चीज़ के अंदर जब ज़्यादा होता है तो चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती है, एंड द केस विल गोज ऑन एंड ऑन। अपॉर्चुनिटी फॉर रेजोल्यूशन, अभी जो मौका है दोस्तों, ये कहा गया है कि रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन एंड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड सॉल्यूशन शुड नॉट बी लॉस्ट। अभी क्योंकि ये चीज़ जो है वापस हाईलाइट हुई है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि चीज़ों को सही ढंग से लिया जाए, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी इसको गवाया ना जाए और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है दोस्तों। इट कॉल्स फॉर अ फ्रेश बिगिनिंग एंड एड्रेसिंग डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। दोस्तों अभी तक जो भी डिस्कशंस हुए हैं इस चीज़ को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर, जो भी जजमेंट्स आए हैं दोनों सरकारों की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उन सब को डिमिनिश करके और अब जो है नए फ्रेश डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि चीज़ों को वापस से शुरू किया जा सके, चाहे वो CWRC हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दोनों स्टेट्स के सरकारें हों, इन सभी को एक चेयर पर बैठ के चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोर देन 33 ईयर्स ये जो केस है ये पेंडिंग पड़ा है, एंड कोई भी जो मीनिंगफुल कहते हैं ना रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ को लेकर। दोनों स्टेट्स के जो लोग हैं वो काफ़ी समय से परेशान हैं, क्योंकि पूरा फ्लो जो पानी का है वो काम में आता है ड्रिंकिंग के या एग्रीकल्चर के। तो चीज़ों को आसान बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। ओवरऑल द नीड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रैशनल अप्रोच टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग इशू फॉर डिस्टर्बिंग शेयरिंग इन द कावेरी रिवर बेसिन इज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर बोथ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दोस्तों ऐसा कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है जहाँ पे दोनों ही सरकारें जो हैं इस चीज़ को लेकर एग्री करें कि जो भी डिसीजन लिया जाए इन दोनों सरकारों के हितों में ले जाए, ना कि सिर्फ सरकारों के बल्कि जो लोग रहते हैं उनके हितों में ये जो कहते हैं ना कि रेजोल्यूशन जो आंसर है या फिर जो सॉल्यूशन है वो दिया जाए। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे जो है दोनों सरकारें। मैं आपको इन शॉर्ट एक बार वापस समराइज़ कर देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है वो दो सरकारों के बीच में चल रहा है, आपको पता है। तमिलनाडु सरकार और जो कर्नाटक की सरकार है उनके बीच में ये कावेरी का जो डिस्प्यूट है ये चल रहा है। तो इस चीज़ों को लेकर कर्नाटक सरकार का कहना है कि जो डेटा आता है वाटर शेयरिंग को लेकर वो इनअप्रोप्रिएट है, अभी वेट किया जाए थोड़ा और, जब बारिश हो जाएगी तो उसके बाद में जो सही डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि जो पिछले 30 सालों से जो भी एवरेज पानी दिया जा रहा है उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए और उसी बेसिस पे जो है पानी का डिवाइड किया जाए। लेकिन क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए थे, वहीं CWRC के भी कुछ जजमेंट्स आए थे, लेकिन ये सभी जो जजमेंट्स हैं वो दोनों ही सरकार को मंजूर नहीं थे। तो अब जब ये मैटर वापस से हॉट टॉपिक बना हुआ है या वापस से लाइमलाइट में आया है, तो इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहाँ पे चीज़ों को वापस से स्टार्ट किया जाए, चाहे वो CWRC हो, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, चाहे तमिलनाडु सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इन सभी को एक बेंच पे बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। CWRC के जो भी सॉल्यूशन देती है उन सब को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, यानी पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द कावेरी वाटर, कि कैसे चीज़ों को बनाया जा रहा है और किस हिसाब से जो है ये लोगों के हितों में काम करेगा। आई होप कि आपको ये डिस्प्यूट जो भी ये आर्टिकल था ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ हेडलाइंस। हमारी आज की कुछ हेडलाइंस हम चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों। पहले ही हेडलाइन है कि जो बाइडेन साहब जो उन्होंने कहा है कि हमें स्टैंड अप यानी जो स्टैंड लेना पड़ेगा अगेंस्ट रशिया, जो नेकेड अग्रेशन है। जैसे मैं आपको बताया ना अभी
कि रशिया पिछले कुछ सालों से जो है, जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो कुछ तीखे जो जजमेंट्स लिए जा रहे हैं रशिया के द्वारा, उन सबको कैंसिल करने की ज़रूरत है। उनमें से एग्जांपल मैंने आपको दिया, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो था रशिया का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो दादागिरी चल रही है रशिया की, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो जो बाइडेन साहब ने वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करी है या कहा है कि इन सब ये जो रशिया का जो एग्रेशन है उसके अगेंस्ट आप सभी स्टैंड अप लें या स्टैंड लें। जियो ने रोल आउट किया है दोस्तों वायरलेस ब्रॉडबैंड इन 8 सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के 8 शहरों के अंदर जियो ने वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम जो है उसको रोल आउट किया है। WHO ने रिपोर्ट के अनुसार, WHO की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो ग्लोबल इम्पैक्ट है हाई BP का, वही उसकी जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी है और कहा है कि जो ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है वो दिन ब दिन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको आप फिर से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी पुरानी, तो उनमें मैंने बात करी कि कैसे जो है जो लाइफस्टाइल है आज की, वो कैसे हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही है। तो जो कहते हैं ना ओबीस है या ओवरवेट जो है, इन सभी चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है और हमारी फिटनेस जो है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों जो फिटनेस होती है वो तो एक कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड की, जब हेल्दी माइंड जो रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, तो आपको हेल्दी तो रहना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो। कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, बट यू हैव टू बी हेल्दी अगर आपको इन सभी बीमारियों से बचना है। तो साथ ही में दोस्तों लास्ट जो हमारा जो हेडलाइन है वो है सेंटर फ्लोर्स न्यू साइंस अवार्ड्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नए साइंस अवार्ड की घोषणा करी है, जिसके अंदर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, उसके अंदर 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री और 25 युवा शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम अवार्ड की घोषणा की है। एवरी ईयर दिए जाएंगे 11 मई को ऑन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सो दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड अपना आंसर प्लीज़ टिक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब वीडियो को अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड हमारा। दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।